चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें हमने जान लिया है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जब सोर्स ऑफ वेरिएशन यानी जिसकी वजह से डेटा में वेरिएशन आता है वो अगर एक है तो हम उस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन, और अगर दो होते हैं तो हम उसको नाम देते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन में कल हम लोगों ने ये भी देखा कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होते हैं। तो सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट मॉडल। आज हम जानेंगे कि जब मॉडल हम बनाते हैं तो फिर हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें हम कौन सी चीज़ की टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो कल जो बुक में एग्जांपल हमने आपको दिखाया था हम उसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे। कुछ नोटेशंस भी आज आपको नए हम बताएंगे, हालांकि आपने उनको सैम्पलिंग में पढ़ रखा है लेकिन किताब के नोटेशंस थोड़ा सा बदले हुए हैं, और आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में अगर नोटेशंस चेंज होकर आए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। तो ऑब्जर्वेशंस के बारे में तो सभी लोग जानते हो, और ऑब्जर्वेशंस ये होते क्या हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस आज कर लेता हूँ। जैसे हम ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं ith सेल में, jth ऑब्जर्वेशंस को जब हम लिखते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं yij से। तो ये yij क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में आज जान लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे और कैसे इससे मीन और सारी कैलकुलेशन होंगी ये भी देखेंगे। एक वर्ड स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम या तो x से या फिर y से या किसी भी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, सपोज जब हमने परसों एक एग्जांपल आपको करवाया था स्टूडेंट्स के स्कोर का, तो वहाँ पर अलग अलग स्कूल के बच्चों का जो स्कोर आ रहा था वो हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू y11 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पहले कॉलेज के पहले बच्चे का स्कोर है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अलग अलग बच्चों का डेटा, जैसे आप इस क्लास में 10 लोग हो और 10 बच्चों ने अपना सर्वे किया इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो सबके डेटा अलग अलग होंगे और सबकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। तो हम उनमें यूनिकनेस लाने के लिए इसको सिंबल के फॉर्म में y11 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो yij देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये एक लेटर है, लेकिन yij को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं और ये एक स्कोर है अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्कोर है तो। अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें जिसमें हमने मिल्क प्रोडक्शन लिया था, तो yij क्या है, किसी ith राशन यानी ith तरह का फूड खाने वाली जितनी भी गायें हैं उनमें से jth नंबर की गाय का ये मिल्क है, यानी yij इज द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द jth काउ टेकिंग ith टाइप्स ऑफ फूड। तो जब हम इनको लिखते हैं y11 y12 तो ये रहते तो एल्जेब्रा के फॉर्म में है लेकिन एक्चुअल में ये होते हैं हमारे पास डेटा। तो पहले टाइप का फूड लेने वाली जितनी भी गायें हैं ये उनका हमने एक साइज ले लिया, कितनी गाय हमने टोटल ले ली इसमें n1। अब अगर हम इस वाली क्लास के मीन की बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे y1 बार से। y1 बार से मतलब पहली क्लास का मीन है इसलिए हम इसको y1 बार लिखेंगे। फार्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ काउ इसमें है n1 तो हम n1 से डिवाइड करेंगे, और जोड़ने के लिए हम j को वैरी कराएंगे 1 to n1 और यहाँ पर लिखेंगे y1j। 1 फिक्स इसलिए क्योंकि पहली क्लास है या पहला टाइप का फूड है इसलिए 1 फिक्स रहेगा। इसी फॉर्मूले को अगर हम ith क्लास पे लिखें तो ये yi1 है, yi2 है, yij है और लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी yini। अब यहाँ पर अगर हम yi बार का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/ni समेशन j गोइंग फ्रॉम 1 to ni, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम करने हमें, और यहाँ पर लिखेंगे yij। आगे की वैल्यू i इसलिए फिक्स रहेगी क्योंकि ये ith क्लास है, i सब में रहेगा। समेशन j पर इसलिए रन कर रहा है क्योंकि j वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर ni तक। तो समेशन
j इज इक्वल टू 1 to ni y i j। तो ये फॉर्मूला अब तक हमने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अगर हम बुक के नोटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बुक के नोटेशन में जब ये मीन लिखते हैं तो नोटेशन थोड़ा सा चेंज होते हैं, बस आपको इसे पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाई आई डॉट लगा हुआ है और नीचे वाले में वाई डबल डॉट लगा हुआ है। तो ये नोटेशन मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, फिर आगे कहीं ये आपको दिखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो आई हमारा फिक्स था तो आई हमने लिख लिया, लेकिन जो सेकंड वाला वैल्यू है जे वो वैरी कर रहा है, तो इसको डिनोट करने के लिए ये भी एक नोटेशन बनाया गया वाई आई डॉट बार। जो सेकंड वाला डॉट है वो ये बताता है कि यहाँ पर वेरिएशन जे पर हो रहा है, यानी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू जे चेंज हो रही हैं, आई फिक्स है। अगर हम इसको ये लिख देते हैं वाई डबल डॉट बार, अब आप में से कौन बताएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर दोनों वेरी कर रहे हैं। दोनों वेरी कर रहे हैं। दोनों वेरी करने का मतलब क्या हुआ कि टोटल साइज, अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल कैपिटल एन काउज हैं तो हम कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे, समेसन जे पर करेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 to ni वाई आई जे, जे पर समेसन करने के साथ ही हम इसको आई पर भी सम करेंगे 1 to k, आई की वैल्यू 1 to k जा रही है। तो ये वाला मीन जो होगा उसमें आई और जे दोनों पे समेसन होगा, दोनों वेरी कर रहे हैं, जबकि इस वाले में आई फिक्स है और डॉट लगा होने का मतलब जो दूसरा सिंबल है जे वो वेरी कर रहा है। तो ये नोटेशन आपको क्लियर है मेरे हिसाब से। हम लोग अब तक ये वाले पढ़ रहे थे, आज हमने ये वाले भी जान लिए हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे भी नोटेशन आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने जान लिया ऑब्जर्वेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज भी हो सकती है, जैसे कि एक एग्जांपल में हमने इसको स्कोर ले रखा है, दूसरे में हमने इसको मिल्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये ले रखा है, और अगर कोई हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लेंगे तो हम उसमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहेंगे, ईल्ड, यानी हमारी फसल कितनी हुई। तो ऐसे ही एक चेंज होता रहेगा और सिंबल के फॉर्म में हम उसके लिए वाई को यूज़ करेंगे, और वाई आई जे इज़ द जेथ मेंबर ऑफ द ith क्लास या रिसीविंग ith ट्रीटमेंट। तो नोटेशन सभी को क्लियर है। अब हम आते हैं अपने मॉडल पे। तो वन वे क्लासिफिकेशन की एनालिसिस करते समय जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हम मॉडल सपोज करें। तो कल हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था वन वे क्लासिफिकेशन का, क्या था, वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा ई प्लस ई आई जे। ये हो गया हमारा वन वे क्लासिफिकेशन का मॉडल। इसके सिंबल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। वाई आई जे, नोट्स में आपको सब कुछ लिखा मिलेगा। वाई आई जे इज़ द जेथ मेंबर ऑफ द ith क्लास या जेथ ऑब्जर्वेशन रिसीविंग ith ट्रीटमेंट, कैसे भी आप लिख सकते हैं। म्यू को हम लोग कहते हैं जनरल मीन इफेक्ट। अल्फा आई को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा आई को हम लोग कहते हैं इफेक्ट ड्यू टू ith लेवल ऑफ फैक्टर। फैक्टर में मिल्क वाले में फैक्टर क्या था, किस तरह का उनको खाना दिया गया, राशन। और अगर स्कूल वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो फैक्टर क्या था, टीचिंग टेक्निक या फिर स्कूल की पढ़ाने का तरीका, टीचिंग टेक्निक। तो फैक्टर्स हमारे चेंज होते रहेंगे और इनके डिफरेंट लेवल, यानी अलग अलग तरह का खाना मिल रहा है तो इसको हम इनका लेवल कहते हैं। तो अल्फा आई इज द इफेक्ट ड्यू टू ith लेवल ऑफ फैक्टर ए, यानी किसी एक फैक्टर का ये ith लेवल की वजह से इफेक्ट आया है। व्हाट इज ई आई जे, ई आई जे इज द एरर एसोसिएटेड विद वाई आई जे, यानी हर एक मेंबर के साथ एक एरर जुड़ी रहेगी। एरर के कुछ एजम्पशंस भी हम लोगों ने कल पढ़े थे, यानी इस मॉडल के कुछ एजम्पशन होंगे। जैसे कि हम अगर सिलेबस को देखें तो सिलेबस में इसके एजम्पशन के बारे में लिखा भी गया है, आपको दिख रहा होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे क्लासिफिकेशन, फिर लिखा एजम्पशन रिगार्डिंग मॉडल, यानी मॉडल को मानते हुए जो भी एजम्पशन है वो भी हमें ध्यान से पढ़ने हैं। तो एजम्पशन आपको याद रखने हैं, कंपलसरी क्वेश्चन बन सकते हैं, या एक क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा आया था कि 4 एजम्पशन लिखे गए थे और पूछा गया था इनमें कौन सा एजम्पशन गलत है। तो 3 सही थे, एक गलत था, वो पहचानना था। तो आपको 3 सही याद रखने हैं, गलत वाला आप अपने आप पहचान लेंगे। तो हम लोग एजम्पशन को आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या था एजम्पशन, वाई आई जे
इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि हर एक मेंबर की जो वैल्यू हो वो दूसरे मेंबर की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी ऑल वाई आईजेज आर इंडिपेंडेंट। दूसरा एग्जाम्पशन क्या था, इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर। तीसरा एग्जाम्पशन क्या था, जो एरर टर्म है ई आई जे ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा ई स्क्वायर, यानी एरर टर्म को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं और इसको हम आईआईडी भी कह सकते हैं। आईआईडी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर एक मेंबर के लिए एरर के होने की संभावना एक जैसी है, इसीलिए हम इसे आईआईडी कहते हैं। चलिए अब हमारा मेन मोटो है कि हम इस इफेक्ट को कैलकुलेट करें। कौन से इफेक्ट को, ये है वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन में जो एक फैक्टर था जिसको हम ट्रीटमेंट कह रहे थे स्कूल वाले में टीचिंग टेक्निक, और दूसरे एग्जाम्पल में ये खाना फूड, जिस तरह का फूड हम दे रहे हैं उससे मिल्क के प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम इसके इफेक्ट को कैलकुलेट करें। तो इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे और अल्फ़ा आई की वैल्यू को एस्टीमेट करेंगे। तो लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, जिसको हम नाम देते हैं एस एस ई। इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिख पाएंगे, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के, समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 टू एन आई और ई आई जे स्क्वायर। क्योंकि यही ई आई जे तो एरर है, हमने इसको स्क्वायर किया और ऐड कर लिया, ये बन गया सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। और लिस्ट स्क्वायर के प्रिंसिपल से हमको इसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम लोग एस्टीमेट करेंगे पैरामीटर्स को जो हमारे मॉडल में यूज़ किए गए हैं। एक तो हमें अल्फ़ा आई को एस्टीमेट करना है और दूसरा हमारा है ये जनरल मीन इफेक्ट कितना है, ये हमें एस्टीमेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ई आई जे की वैल्यू को हम मॉडल से यूज़ करके लिखेंगे। ई आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फ़ा आई, और ई आई जे पे होल ऑफ स्क्वायर है तो हम इस पे भी होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। सभी को दिख रहा है ना, ई आई जे की वैल्यू यहाँ से कैसे आई है, म्यू और अल्फ़ा आई को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी समेसन जो थे वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के, जे गोइंग फ्रॉम 1 टू एन आई। इसको हम एस ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर है, मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल लगाना है, तो हम सबसे पहले म्यू के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें म्यू का एस्टीमेट मिलेगा। फिर हम अल्फ़ा आई के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें अल्फ़ा आई का एस्टीमेट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब एस्टीमेट्स आ जाएंगे तब हम हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम इसमें टेस्ट करना क्या चाहते हैं। एस्टीमेट तो हम पैरामीटर्स को करना चाहते हैं अपने मॉडल में, और टेस्टिंग किस चीज़ की करना चाहते हैं। चलिए, तो डिफ्रेंशिएशन में समेसन एज इट इज़ रहेंगे, जो हमारा फंक्शन है म्यू का वो ये है। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पहले इसको म्यू मानते हुए डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसके बाद हम इस वाले हिस्से को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई आई जे का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू म्यू 0 हो जाएगा, अल्फ़ा आई का भी 0 हो जाएगा, माइनस म्यू का डिफ्रेंशिएशन आएगा -1 और इक्वल टू में क्या लिख लेंगे हम लोग 0। तो अब यहाँ से हम लोग म्यू का एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कर पाएंगे देखते हैं। म्यू के एस्टीमेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 रख दिया है। 2 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि समेसन के बाहर आ जाएगी, और अगर हम उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। यानी हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के, जे गोइंग फ्रॉम 1 टू एन आई, वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फ़ा आई। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर -2 लगा देते हैं। अभी हम अगले स्टेप में इसको शिफ्ट करके 0 कर लेंगे। तो ये प्रूफ हम करें इसके पहले हम एक वैल्यू और जान लेते हैं। आप सभी को पता है xi माइनस एक्स बार
समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसकी वैल्यू कितनी आती है? कौन बताएगा आप में से? 7 minus 1 s square. जीरो। इसको हम लोग कहते हैं द एल्जेब्रिक सम Yes, sir, ऑफ zero. द डेविएशन अबाउट मीन, यानी ये मीन से डेविएट होते हुए जोड़ा गया है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो एक वैल्यू हमने यहाँ पर ले रखी अल्फा आई। अगर हम समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k कर दें तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, वो इस फॉर्मूले से। आपको कल की क्लास अगर याद हो तो अल्फा आई की वैल्यू क्या थी? म्यू आई माइनस म्यू आई गोइंग फ्रॉम 1 to k इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यू आई को अगर हम ऑब्जर्वेशंस मान लें, आई 1 to k वेरी कर रहा है, तो इसमें से जनरल मीन घटाया जा रहा है। जनरल मीन मतलब जो ओवरऑल मीन है। तो ये भी एक तरह से एल्जेब्रिक सम है डेविएशन अबाउट मीन का, और इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। तो इसके प्रूफ की चर्चा अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। जिनको इनका प्रूफ चाहिए उनको थोड़े से नोटेशंस पहले समझाने पड़ेंगे, फिर हम इसके प्रूफ पे आएंगे। तो समेसन अल्फा आई की वैल्यू आई पे जीरो रहेगी, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको हम और प्रोसीड करते हैं। तो अब अगले स्टेप में -2 को हम भेज देंगे, जीरो हो जाएगा। और समेसन रन कराते हैं, जरा देखते हैं समेसन रन कराने पर क्या आएगा। समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन j इज इक्वल टू 1 to n i y i j माइनस म्यू पे जब समेसन रन कराएंगे तो क्या होगा, एक समेसन i का है और एक समेसन है j का। तो पहले हम j वाला रन कराते हैं, j वाला समेसन इसके साथ क्या बन जाएगा, ni बन जाएगा। आप सभी को पता है कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उस पर अगर हम समेसन लगाते हैं तो जितनी बार समेसन रन करता है उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 2 + 2 6, या फिर हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समेसन j 1 to ni वेरी कर रहा था, म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसलिए ni × म्यू आ जाएगा। अल्फा आई पे आते हैं। अल्फा आई पे हम क्या करेंगे, आई का समेसन लगते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई गोइंग फ्रॉम 1 to k j इज इक्वल टू 1 to ni अल्फा आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसके प्रूफ की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे कि ये कैसे जीरो हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले टर्म को हम एक नाम देंगे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसने हर वाई आई जे को सम कर लिया है, यानी जितनी भी क्लासेस हमने बनाई थी इनमें जो भी वैल्यूज थी इन सब को ऐड किया गया, क्योंकि दोनों समेसन है, आई वाला भी है और जे वाला भी है। तो जब पूरा सम हो जाता है तो हम इसको नाम देते हैं ग्रैंड टोटल और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा बन गया ग्रैंड टोटल जी। इसकी बात करते हैं, एन आई को अगर हम 1 to k सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, यानी n1 + n2 + ... nk, ये हो जाएगा कैपिटल एन। और आपने ये कल देख भी रखा है कि टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हमने k क्लासेस में डिवाइड किया था इस तरह से कि n1 अलग, n2 अलग, nk अलग। तो म्यू कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया समेसन के, और समेसन एन आई की वैल्यू आ गई कैपिटल एन, ये वैल्यू हो चुकी है जीरो। यहाँ से हम म्यू के एस्टीमेट को निकाल सकते हैं। म्यू का एस्टीमेट यहाँ से क्या आएगा, g/n। तो हमने जनरल मीन इफेक्ट एस्टीमेट कर लिया है वन वे क्लासिफिकेशन पे। अब हम आते हैं सेकेंड वाले को एस्टीमेट करने के लिए, यानी कि अल्फा आई को एस्टीमेट करने के लिए। चलिए फिर से हम ऐसी स्क्वायर लिख लेते हैं। ऐसी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k समेसन j गोइंग फ्रॉम 1 to ni y i j माइनस म्यू माइनस अल्फा आई होल ऑफ स्क्वायर। अब की बार हमें अल्फा आई का एस्टीमेट चाहिए, तो हम इससे अल्फा आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो अल्फा आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हम इस हिस्से को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई, और इस वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक वैल्यू -1 भी आएगी। लेकिन अब की बार यहाँ पर एक समेसन गायब हो जाएगा। कौन सा समेसन गायब हो जाएगा, यहाँ पर समेसन जे का रहेगा लेकिन आई वाला गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जरा हम ये देखते हैं। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है a1 a2
A3 A4 प्लस डॉट डॉट AI प्लस डॉट डॉट AK। अगर हम इस पूरे को A1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए? 1 मिलेगा। क्यों? A1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A1 का 1 हो जाएगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा? 0। तो केवल हमें 1 मिल रहा है। अब जरा हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको लिखेंगे समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to K AI। और अब की बार हम आपसे कह रहे हैं कि इसको I के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो अब अगर I के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो AI की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको बताना है कि समेसन आगे रहेगा या नहीं रहेगा। समेसन कब आएगा? जब बाकी सारी वैल्यूज रहेंगी, लेकिन जब I के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल इसकी वैल्यू 1 होगी और बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जब बाकी वैल्यूज ही नहीं है तो समेसन किस लिए आएगा? तो यहाँ भी रिजल्ट केवल 1 आएगा। बस इसीलिए अल्फा I के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू जितने भी हैं, सिर्फ अल्फा I को छोड़कर बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो जब I की सारी वैल्यूज 0 हो रही हैं तो हम समेसन किसका करेंगे? लेकिन J का समेसन एज इट इज रहेगा, क्योंकि J हमारा YIJ में अब भी बना हुआ है। और अगर इसको आपको और डिटेल में समझना है तो फिर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी एक बार हम पूरा प्रूफ कर लें, फिर हम इस हिस्से को पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो कैसे I का समेसन गायब हुआ। ठीक है, चलिए पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो -2 अब की बार भी शिफ्ट होकर 0 हो जाएगा। और समेसन अगर हम रन कराते हैं J का, तो J गोइंग फ्रॉम 1 to NI YIJ। और अगर समेसन म्यू पर लगाते हैं तो आएगा NI एंड म्यू। और अल्फा I पे समेसन आएगा तो क्या हो जाएगा? NI अल्फा I। ये -1 और ये 2 शिफ्ट होकर 0 हो चुके हैं। हमें यहाँ पर किसका एस्टीमेट चाहिए? अल्फा I का। तो हम अल्फा I को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और बाकी सबको एक साथ रखते हैं। ठीक है, अब अल्फा I के एस्टीमेट के लिए हम पूरी इक्वेशन को NI से डिवाइड कर देते हैं। 1/NI J = 1 to NI YIJ माइनस NI म्यू। तो अल्फा I की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी एस्टीमेट नहीं आया है, इसलिए क्योंकि YIJ तो हमको नोन है, ये पूरी वैल्यू तो हमको पता रहेगी। अब आप लोग बताइए इस NI से जो डिवाइड किया तो सर म्यू के आगे भी तो NI गायब हो जाएगा। हाँ, ये गायब हो जाएगा। इट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली, ये गायब हो जाएगा। हम इसको गायब कर देते हैं, इसको हटाओ। हाँ, अब जो वैल्यू को मैंने सर्कल किया है, आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी अभी हमने आपको बताया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? YI बार या फिर YI डॉट बार। क्लियर हो गया ये सबको? तो अल्फा I की वैल्यू क्या आ गई? YI बार माइनस म्यू। अल्फा I तभी एस्टीमेट किया जा सकेगा जब यहाँ पर म्यू की वैल्यू पता हो। तो अल्फा I पे हम कैप लगाएंगे, यानी अब ये एस्टीमेट हो रहा है। YI बार हमें सैंपल से मिलेगा और म्यू हमको पॉपुलेशन में है, तो इसका भी एस्टीमेट करना पड़ेगा। और म्यू कैप की वैल्यू हम पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं। तो अल्फा I कैप की वैल्यू क्या हो गई? YI बार माइनस G/N। ये हमारा अल्फा I एस्टीमेट हो गया। चलिए, इतना हमको सबको समझ में आया है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये समेसन I वाला गायब हुआ। तो एक बार हम इसे और लिखेंगे, पूरा आपको डिक्टेट करेंगे और इस बार आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा कि कैसे ये गायब हो रहा है। समेसन I = 1 to K, समेसन J = 1 to NI। यहाँ पर आएगा YIJ माइनस अल्फा I माइनस म्यू स्क्वायर। तो हम पहले इसको ओपन करके लिखेंगे, फिर आप भी समझ जाओगे कि कैसे एक समेसन गायब हो रहा है। तो हम सबसे पहला एक काम करते हैं कि हम इसको J पे रन करा देते हैं। तो I को हम एज इट इज़ कर लेते हैं, I = 1 to K। अगर हम J की वैल्यू पहली 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? YI1 अल्फा I माइनस म्यू स्क्वायर। J की पहली वैल्यू हमने 1 पुट की है, प्लस J की अगली वैल्यू पुट करते हैं
वाई आई टू माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर प्लस जे की लास्ट वैल्यू अगर हम पुट कर दें वाई आई एन आई माइनस अल्फा आई म्यू होल ऑफ स्क्वायर। तो जे की सारी वैल्यूज पुट कर दी और समेसन था तो हमने इनको आपस में जोड़ भी रखा है, लेकिन अभी समेसन आई का बचा हुआ है। तो जब हम आई का समेसन रन कराएंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 टू के जा रही है, तो पहली वैल्यू जरा देखिए क्या बनने वाली है। आई की 1 वैल्यू पुट कर दी हमने, ये हो गई हमारी पहली वैल्यू। आई की सेकंड वैल्यू क्या होगी 2, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी y21 माइनस अल्फा 2 माइनस म्यू स्क्वायर। इसी तरीके से आई की लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी वाई आई के माइनस अल्फा के माइनस म्यू स्क्वायर। सभी को क्लियर हो रहा है? ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों समेसन ओपन कर रहे हैं, ये सबको क्लियर हो रहा है? चलिए आई की नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। प्लस अब भी चलता रहेगा क्योंकि प्लस समेसन है तो सब प्लस में होंगे। अब इस वाले को पकड़ते हैं और आई की पहली वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा 1 2 माइनस अल्फा 1 माइनस म्यू स्क्वायर, फिर आएगा आई की नेक्स्ट वैल्यू 2, तो 2 2 माइनस अल्फा 2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस आई की लास्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी के। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है, इस वाले को सही कर लेंगे। यहाँ पर आई की लास्ट वैल्यू पुट करेंगे कि तो आएगा K1, यहाँ पर आएगा K2 माइनस अल्फा के माइनस म्यू स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको अल्फा आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये अल्फा 1 वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ये अल्फा 2 वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बीच में कहीं अल्फा आई रहेगा तो सिर्फ यही बचेगा अल्फा आई वाला। अल्फा के वाले भी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो जब ये अल्फा आई वाला बचेगा तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या बचेगा ये देखो, पहले वाले में क्या बचेगा वाई आई 1 माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर, ये बचेगा। ये आई टर्म है वाई आई 2 माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर, और इसी तरीके से वाई आई जे माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर डॉट 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 वाई आई एन आई माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये टर्म जो बचा इसमें सब में तो आई है, तो इसका समेसन हम आई पे करेंगे या फिर जे पे करेंगे। इसको अगर हम समेसन के फॉर्म में लिखेंगे तो आई तो सब जगह है, आई जे पे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने में ये सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसमें कहीं अल्फा आई नहीं था, अल्फा आई सिर्फ इस वाले सर्कल में है, तो यही बचेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आएगा, -1 आएगा और जे पे समेसन आएगा। तो वो जो ऊपर हमने किया था जिसमें समेसन आई गायब किया है, वो सभी को क्लियर हो गया आपकी नहीं? बताओ सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार। यस सर यस। चलो ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा और क्लियर लिख लेता हूँ ताकि सभी को क्लियर हो जाए। मैंने एक्चुअल में आयर टर्म नहीं लिखा, ये गलती हो गई है ना। आयर टर्म लिखते तो शायद एक ही बार में समझ में आ जाता। चलिए फिर से हम करते हैं एक बार। तो हम इसे लिख लेते हैं ऐसे स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास समेसन है आई गोइंग फ्रॉम 1 to k, समेसन जे गोइंग फ्रॉम 1 to ni, वाई आई जे माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के लिए हमारे पास 2 समेसन है, पहले हम एक को करते हैं, एक को स्टिल रोक लेते हैं, ठीक है। तो हमने समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k को रोक लिया और जे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जे को हम इस कॉलम में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो जे की वैल्यू 1 to ni है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, जे की पहली वैल्यू 1 होगी, प्लस में नीचे वाला टर्म आ जाएगा। नीचे वाला टर्म क्या होगा, जे की दूसरी वैल्यू 2 होगी। अभी हम जे का समेसन ओपन करें तो आई से छेड़छाड़ मत करना। इसी तरीके से एक वैल्यू जे भी तो आएगी जेथ नंबर पे, और जे की लास्ट वैल्यू क्या होगी एन आई।
तो ये सबको क्लियर हो गया कि ये जे का समेसन ओपन हुआ है। अब हम इस पे जब आई का समेसन रन कराएंगे तो आई का समेसन यहाँ 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 सब जगह रहेगा, पूरे ब्रैकेट पे आएगा। तो पहले वाले में जब आई का समेसन रन होने जा रहा तो देखिए क्या आएगा, आई की पहली वैल्यू 1, ये आएगी पहली वैल्यू, फिर आई की दूसरी वैल्यू 2 आएगी, तो आई की जगह पे सिर्फ 2 रखना। अब आई की आयत वैल्यू भी हम पुट करेंगे अब की बार, तो आयत वैल्यू आई पुट कर देंगे आई की जगह पर, और आई की लास्ट वैल्यू क्या थी के, तो क्या पुट करेंगे वाई के 1 माइनस अल्फा के माइनस म्यू स्क्वायर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इस पे भी तो समेसन आई का लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा वाई, आई की पहली वैल्यू 1, चलिए यहां पर आते हैं, आई की दूसरी वैल्यू क्या होगी 2, फिर डॉट 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 आई की आयत वैल्यू, तो ये हो जाएगा वाई आई 2 माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर, और आई की लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी के, तो वाई के 2 माइनस अल्फा के माइनस म्यू स्क्वायर। आपको बस देखना है आई कहाँ पर है। इसी तरीके से हम एक वैल्यू जो जेथ थी इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमको आई की पुट करनी है, तो आई की पहली वैल्यू 1, तो वाई 1 जे माइनस अल्फा 1 माइनस म्यू स्क्वायर, फिर आई की दूसरी वैल्यू 2, तो वाई 2 जे माइनस अल्फा 2 माइनस म्यू स्क्वायर, फिर आएगी आई की आयत वैल्यू यानी वाई आई जे माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर। अब आएगी आई की लास्ट वैल्यू के, तो हो जाएगा वाई के जे माइनस अल्फा के माइनस म्यू स्क्वायर। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो ये लास्ट टर्म एक्सप्लेन होगा। ये क्या होगा, आई की पहली वैल्यू 1, तो यहाँ n1 हो जाएगा अल्फा 1 म्यू स्क्वायर। अब आई की आएगी दूसरी वैल्यू 2, तो यहाँ n2 हो जाएगा अल्फा 2 माइनस म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आएगी आई की आयत वैल्यू, तो आई लिखेंगे और एन आई लिखेंगे माइनस अल्फा आई माइनस म्यू स्क्वायर, लास्ट वैल्यू आई की क्या होगी के, तो ये क्या बन जाएगा के, और ये एन के बन जाएगा माइनस अल्फा के माइनस म्यू स्क्वायर। अब जब हम इसको अल्फा आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पहले कॉलम में कहीं अल्फा आई दिख रहा है, बताओ, अल्फा 1 दिख रहा है ना सब जगह, दूसरे कॉलम में अल्फा 2 दिख रहा है, और लास्ट कॉलम में अल्फा के दिख रहा है, तो केवल यही तो बचने वाला है अल्फा आई के रिस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन में। जब ये बचेगा तो इसमें आई तो सब में रहेगा, तो समेसन किस पे करेंगे हम, इसको अगर हम समेसन करेंगे तो जे पे करेंगे, लिखेंगे जे इज इक्वल टू 1 to n आई, और लिखेंगे वाई आई जे माइनस अल्फा आई माइनस म्यू होल ऑफ स्क्वायर। अब यही बचेगा जब हम अल्फा आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे 2 टाइम्स दिस एंड -1। अब क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक्सप्रेशन था थोड़ा बड़ा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल समझ में ना आ सके। लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा तब यही बताया जाएगा कि आई का समेसन गायब हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, ये बहुत ही मुश्किल में कोई बताता है। तो अगर फिर भी आपको डाउट हो तो छोटे से एग्जांपल यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, a1 से लेकर ak तक की वैल्यू लिखी थी, फिर हमने इसको a1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, क्योंकि बाकी सारे 0 हो गए, तो एक ही वैल्यू है तो हम इसको सम तो करेंगे नहीं आई पे। फिर हमने जब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, समेसन 1 आई गोइंग फ्रॉम 1 to k ai। अब हम ai के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सब क्या करेंगे, ai की जगह 1 लिखेंगे और आगे समेसन भी लगाएंगे। जब ai के रिस्पेक्ट में हुआ तो 1 2 3 to k सारे के सारे 0 हो गए। जब सब 0 हो गए तो फिर समेसन किस बात का? क्लियर हो गई कि नहीं मेरी बात? हाँ, सभी लोग बताओ। yes, ठीक है, तो आज हमने मॉडल पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाकर एस्टीमेट निकाल लिए हैं पैरामीटर्स के। तो इस मॉडल में वाई आई जे क्या था, हमको नोन था, ये हमको ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मिले हैं एक्सपेरिमेंट करने पर। म्यू को हमने एस्टीमेट किया जिसका नाम था जनरल मीन इफेक्ट,
अल्फा आई को हमने एस्टिमेट किया, जिसको कह रहे थे हम इफेक्ट ड्यू टू ith लेवल ऑफ फैक्टर। EIJ एरर टर्म था जो कि सबके साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम एस्टिमेट नहीं करते हैं बल्कि इसी को मिनिमाइज करते हुए बाकियों को एस्टिमेट करते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर पे। तो अभी तक एनोवा में आपने ये देखा कि पैरामीटर्स मॉडल के एस्टिमेट कर लिए गए हैं। अब मॉडल के जब पैरामीटर एस्टिमेट कर लिए गए तो हम टेस्टिंग किस बात की करेंगे? तो जब स्कूल वाले एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम ये टेस्टिंग करेंगे कि जितने भी स्कूल थे हमारे पास, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3, स्कूल नंबर I, स्कूल नंबर K, क्या ये सारे के सारे स्कूल की टीचिंग टेक्निक एक जैसी है? इनकी टीचिंग टेक्निक एक जैसी कब मानी जाएगी? जब इस स्कूल का एवरेज स्कोर, इस स्कूल का एवरेज स्कोर और सारे स्कूल का एवरेज स्कोर अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि इन सब का एवरेज स्कोर बराबर हो गया है, इसलिए टीचिंग टेक्निक सेम है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बनती है? ऑल द मीन्स आर सेम विच इज गेन फ्रॉम द डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल। स्कूलों के अलग अलग लेवल से जो हमको मीन मिले हैं वो सारे के सारे सेम हो जाएंगे, ऐसा हम नल हाइपोथेसिस में मानते हैं। अब ये बात सही है कि गलत है, ये तो टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगी। टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने अब तक कौन कौन से टेस्ट पढ़ रखे हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग एफ टेस्ट का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। कौन सा एप्लीकेशन? इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टोटल कितने मीन हैं? के। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग एफ टेस्ट का ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स। एफ टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको हम दे देते हैं। एफ टेस्ट क्या था? दो काई स्क्वायर को जब उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके रेशियो लिया जाता था, शर्त यह थी कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो बनती थी एफ स्टैटिस्टिक्स, और ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती थी विद n1, n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसकी एक खुद की अपनी टेबल होती थी जहाँ से हम कंपेयर करके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। तो अभी हमारी टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या है कि सारे के सारे मीन एक जैसे हैं। अब अगर स्कूल की टीचिंग टेक्निक अलग अलग है तो ये एक जैसे नहीं होंगे और हमारी हाइपोथेसिस H0 क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी जब हम टेस्टिंग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तब। इसी के अगेंस्ट एक हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस वाली हाइपोथेसिस का अपोज करती है। तो अगर H0 कह रही है कि सारे बराबर हैं तो H1 क्या कहेगी? कोई भी दो अगर डिफरेंस हुए तो सारे बराबर नहीं रह पाएंगे। तो H1 में हम लोग लिखते हैं एटलीस्ट 2 आर डिफर, यानी कम से कम दो जरूर अलग हों। एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफर। कोई भी दो अलग हो जाएंगे तो सारे बराबर रह पाएंगे क्या? तो ये बनी हमारी हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन अभी क्लास वाइंड अप नहीं हुई है, थोड़ी चीज़ें और हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नल हाइपोथेसिस को दो तरीकों से लिखा गया है। एक तो μ1 μ2 इज इक्वल टू μk इज इक्वल टू μ लिखा गया, और दूसरा इस तरीके से भी लिखा गया। तो दूसरी तरीके की हाइपोथेसिस कैसे आएगी ये भी हम आपको अभी समझा देते हैं। इसमें यहाँ पर इक्वल टू μ यानी जनरल मीन इफेक्ट के बराबर ये लिखा गया था। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से μ को घटा देंगे। तो क्या आएगा? μ1 माइनस μ, μ2 माइनस μ, डॉट 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 μi माइनस μ, और लास्ट वाला क्या आएगा? μk माइनस μ, और जब लास्ट में μ से μ घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि μi माइनस μ को हम लोगों ने अल्फ़ा i से डिनोट कर रखा है। तो पहला वाला अल्फ़ा 1 बना, दूसरा वाला अल्फ़ा 2 बना, और ये ith वाला अल्फ़ा i बन जाएगा, और ये बनेगा अल्फ़ा के, और इक्वल टू में क्या आ गया? 0। तो या तो हम हाइपोथेसिस में सारे मीन की इक्वलिटी दिखा दें, या फिर हम उनके इफेक्ट को इक्वल टू 0 दिखा दें, यानी किसी भी टीचिंग टेक्निक की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सबका इफेक्ट 0 है, यानी सबका इफेक्ट एक जैसा है। तो ये हाइपोथेसिस को लिखने का दूसरा तरीका है। अल्टरनेटिव में माना गया है एटलीस्ट 2 ऑफ द मीन्स μ1 μ2 μk, यानी इनमें से कोई भी दो
डिफरेंट होंगे, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो कल की क्लास में हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। हम लोगों ने एस्टिमेशन प्रोसीजर कर लिया है और अब हम देखेंगे कि कैसे एनोवा टेबल बनेगी, कैसे टेस्टिंग प्रोसीजर अप्लाई होगा, कैसे हम एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे और टेस्टिंग कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। फिर जैसे ही वन वे क्लासिफिकेशन हम लोग ख़त्म करेंगे, तुरंत ही हम लोग वन वे क्लासिफिकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, इसलिए ताकि जितने कॉन्सेप्ट अब तक हमने पढ़े वो सारे के सारे हमें दिखे भी, और जब वो हमें दिखेंगे क्वेश्चन में तो ये सारी चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो भी बोल सकता है। तो नाउ इट्स योर टर्न। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।